अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि हम अपना चैप्टर नंबर 9 जो है एवोल्यूशन एमडीकैट बायोलॉजी का उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो लास्ट टॉपिक है टॉपिक सी, वो है अबाउट हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो हम जो थ्योरम है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और ये देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को वो क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है उसमें स्टेटमेंट जो है वो गिवन है। इट स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप्स in a population's gene pool remain constant over the generations unless acted upon by agents other than sexual recombination। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें कि जब शफलिंग होती है अलील्स की ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन या मियोसिस के दौरान, तो इसका यहाँ पे इसके मुताबिक जो है जब शफलिंग होती है अलील्स की ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन या मियोसिस के दौरान, तो उसका कोई जो है इफेक्ट जो है वो नहीं होता, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है जी, तो यही जो है ये हमारे पास क्या है, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, और इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को कि कितनी जो फ्रीक्वेंसीज़ आ रही है अलील्स की वो हमारे पास अवेलेबल है। लाइक अगर आप देखें द फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस, के नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस की जो जीनोटाइप्स की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं आर डिस्क्राइब्ड बाय हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है इसमें उसने किस चीज़ को जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंस दी, तो वो इंपॉर्टेंस दी फ्रीक्वेंसीज़ को किन की, जीनोटाइप्स ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है और इसकी डेट याद रखनी है 1908। तो अब ये जो हार्डी-वेनबर्ग था, ये दो उनके साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, ठीक है, जिसे हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम भी बोला जाता है। और ये इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर। ठीक है, ये इक्वेशन जो थी ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इज़ इक्वल टू 1। क्लियर, ये वो इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। क्लियर, अब इसमें ये सारी इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम इस चीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे कि जिन्होंने ये इक्वेशन जो है वो किस लिए दी। ये इक्वेशन इन्होंने दी फ्रीक्वेंसीज़ निकालने के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज़ को चेक करने के लिए ये इक्वेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास अलील्स हैं हमारे पास 2 टाइप्स के, जिसमें एक है अलील 1, ठीक है, और एक हमारे पास है अलील 2। अलील 1 को हम शो कर देते हैं P से और अलील 2 को शो कर देते हैं Q से। क्लियर, अब ये तो हमें पता चल गया कि इसने जो अपनी इक्वेशन में ये P शो किया है वो किस लिए किया, एक अलील के लिए, और Q जो है वो शो किया किस लिए, दूसरे अलील के लिए। क्लियर, अब ये जो पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 500 फ्लावर्स हैं। ठीक है, 500 क्या है हमारे पास, फ्लावर्स हैं। क्लियर, इसमें से 480 हमारे पास जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं पिंक फ्लावर्स। ठीक है, और 20 हमारे पास आ जाते हैं वाइट फ्लावर्स। क्लियर, यानी 500 हमने और टोटल फ्लावर्स लिए, जिसमें से 480 हमारे पास क्या आ गए, पिंक फ्लावर्स, और 20 हमारे पास क्या आ गए, वाइट फ्लावर्स। क्लियर, यानी ये हो गए डोमिनेंट। ठीक है, और ये हो गए हमारे पास रिसेसिव। क्लियर, अब क्योंकि डोमिनेंट है तो इसमें 2 सिचुएशंस आ जाएंगी। एक सिचुएशन होगी होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक सिचुएशन होगी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि इसमें हम फॉर एग्जांपल ये कह लेते हैं कि इसमें से अबाउट हमारे पास 160 जो हैं, 160 वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं, और रिमेनिंग जो 320 हैं हमारे पास
वो हमारे पास हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर? तो ये हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ले ली जिसमें हमने 500 फ्लॉट्स को लिया और हमने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से की कि 480 इसमें से हमारे पास पिंक हैं और 20 हमारे पास वाइट हैं। हमने ये कहा कि जो पिंक फ्लॉट्स हैं हमारे पास डोमिनेंट हैं और जो 20 वाइट हैं वो रिसेसिव हैं। अब जो क्योंकि डोमिनेंट पिंक हैं उनमें भी कंडीशन आ जाएगी कुछ कि वो होमोजाइगस भी हैं और हेट्रोजाइगस भी हैं। तो उसमें जो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं वो कितने हैं 320 और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं वो कितने हैं 160। यानी इसका मतलब ये है कि अब आपके पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसके लिए हम अलील यूज़ करेंगे कैपिटल ए और जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है उसके लिए हम अलील यूज़ करेंगे कैपिटल ए विद स्मॉल ए और जो रिसेसिव है इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल ए विद स्मॉल ए। तो ये अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर अगर आप देखें तो होमोजाइगस डोमिनेंट 320 यानी ये आपके पास कितने होंगे इस टाइप, ये जो अलील टाइप के है ये हो गए 320, इस टाइप के होंगे आपके पास 160 और इस टाइप के होंगे आपके पास कितने 20। यानी कि अब आपके पास कितनी फॉर्म्स आ गई, 3 फॉर्म्स आ गई जिसमें एक ये फॉर्म आ गई, एक आपके पास ये फॉर्म आ गई और दूसरी आपके पास ये फॉर्म आ गई। ठीक है, टोटल आपके पास थे 500 फ्लॉट्स जिसमें से जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो आपके पास आ गए 320 और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आपके पास आ गए 160 और आपके पास जो रिसेसिव थे वो कितने आ गए आपके पास 20 और टोटल आपके पास कितने हो गए 500। क्लियर? तो अब इसी चीज़ को जो है हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। हम जो है अगर हम डिस्कस करें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें तो उसमें जो हर लोकस है वो ट्वाइस यानी 2 मरतबा जो है वो शो होगा उसके जीनोम में। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम 500 फ्लॉट्स को ले रहे हैं तो इस लिहाज से इसमें कितने जीन्स होंगे, अबाउट 1000 जीन्स होंगे इसके, क्योंकि हम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की बात करें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिप्लॉयड के लिहाज से अगर 500 फ्लॉट्स हैं तो उस लिहाज से हर लोकस जो है वो ट्वाइस टाइम जो है वो शो होता है। तो इसके कितने होंगे 1000 जीन्स होंगे। क्लियर? ओके, तो अब अगर आप इस लिहाज से देखें तो ये आपके पास कितने आ गए 320 और ये कितने आपके पास 160 और रिमेनिंग ये कितने आपके पास 20। क्लियर? 320 जो हैं ये आपके पास कौन से हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की आप बात करेंगे जब, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 640। क्लियर? तो 640 आउट ऑफ 1000 जीन्स में से 640 जीन्स जो हैं वो किसके होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट पिंक फ्लॉट्स के। इसके बाद 160 को जब आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो रिमेनिंग जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके पास 160। तो उसमें से जो है वो फिर कितने होंगे 1000 में से 160 होंगे आपके ये अलील्स। क्लियर? लाइक जैसे कि आप ये इसको स्टडी भी करें, ऑफ द 480 plants with pink flowers 320 are homozygous and 160 are heterozygous. Since these are diploid organism, there are a total of 1000 copies of genes for flower color in the population. The dominant allele accounts for 800 of these genes. 320 multiplied by 2 is equal to 644 AA, यानी डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए कितने 640 प्लस 160 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 164 AA इंडिविजुअल्स। क्योंकि उसमें आप जो है 160 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की वजह से हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी कॉपी 160, यानी आउट ऑफ 1000 जीन्स 160 जीन्स जो हैं वो किसके होंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप थोड़ा सा देखें तो द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ए अलील इन द जीन पूल ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ 80%। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि अगर हम इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें तो इसको जब हम कंबाइन करें ना तो ये कंबाइन करके हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 800। ठीक है, यानी कि 800 जीन्स जो हैं आउट ऑफ 1000 जीन्स, यानी 1000 जीन्स में से 800 जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं। ठीक है, डोमिनेंट अलील्स के लिए, जबकि रिमेनिंग 200 जो हैं वो किसके लिए है,
इनके लिए, ठीक है। रिमेनिंग 200 किसके लिए हो गए, इनके लिए। तो अब एक रेशो के मुताबिक अगर आप देखें तो ये भी डोमिनेंट फिनोटिपिकली, ये भी डोमिनेंट शो हो रहे हैं और ये भी फिनोटिपिकली डोमिनेंट शो हो रहे हैं। फ़र्क क्या है कि ये होमोजाइगस हैं, ये हेट्रोजाइगस हैं, ये जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव हैं। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो फिनोटिपिकली दोनों जो हैं वो डोमिनेंट शो हो रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट अलील्स जो हैं वो आपके इसमें 800 जीन्स जो है वो किसके लिए होंगे, डोमिनेंट अलील्स के लिए 1000 में से, और जो 200 बाकी बचेंगे वो किसके लिए होंगे, रिसेसिव के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 800 से मुराद ये है कि 80% जो है वो जीन्स आपके किसके लिए होंगे, डोमिनेंट अलील्स के लिए, और 20% जो है वो किस लिए होंगे, रिसेसिव के लिए। क्लियर। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपके पास जो 100% की वैल्यू है उसमें से 80% जो जीन्स आ रहे हैं आपके पास वो किसके लिए हैं, डोमिनेंट अलील्स के लिए, और जो 20% हैं वो किसके लिए हैं, रिसेसिव के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हुआ, thus the frequency of the A allele in the gene pool of this population is 80% और 0.8, या इसे आप 0.8 भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइक इसे आप 0.8 भी कह सकते हैं, 0.8 भी कह सकते हैं। ये है ए अलील के लिए जो डोमिनेंट है, और रिसेसिव के लिए आपके पास कितनी है, 20%, इसे आप 0.2% भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इतनी परसेंट कंसिडर की जाती है। क्लियर। तो हमें ये पता चल गया कि जो डोमिनेंट अलील है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 0.8%, ठीक है। और जो रिसेसिव अलील है उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 0.2%। क्लियर। तो ये अब आपके पास जो है वो फ्रिक्वेंसीज आ गई, डोमिनेंट अलील की भी और रिसेसिव अलील की भी। क्लियर। तो इसको अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। एंड सिंस देयर आर ओनली 2 अलील्स फॉर्म्स ऑफ द जीन, द ए अलील मस्ट हैव अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 20% और 0.2. Related to these alleles, frequencies are the frequencies of genotypes in our model wild flower population. These frequencies are, तो अब इन फ्रिक्वेंसीज़ को कैसे शो किया जाता है। अगर आप वाइल्ड फ्लावर देखें तो उसमें हमने जो सिचुएशन बनाई वो ये थी, जिसमें ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। तो अब इस कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे पास आना कि ए अलील के लिए कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही, 0.8%, और जो रिसेसिव अलील है उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है, 0.2%, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइज करने के बाद इनकी क्या फ्रिक्वेंसी आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, जब ए वाला अलील जो है ए के साथ ही करेगा फर्टिलाइज तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बनेगी, लाइक 0.8 इसका आप होल स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.64%, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि ये जो अलील है दोनों, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आ गई, 0.64%। क्लियर। इसी तरह सेम अगर आप देखें तो हम ये कह लेते हैं, जैसे कि अब ये कंडीशन है, इसमें क्या है कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ए अलील के लिए हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी थी, 0.8%, ठीक है। और स्मॉल ए के लिए हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी थी, 0.2%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.2%, ठीक है। तो ये आपके पास जो इसकी रेशो आएगी, इसको हम जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास एक्चुअल फार्मूला ये है, ठीक है, 2pq, जिसमें p जो है वो a है और जो q है वो क्या है, स्मॉल है। तो इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2% करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.32%। क्लियर। तो अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये कंडीशन की फ्रीक्वेंसी क्या है और इस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रिसेसिव अलील्स हैं ये दो, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसके लिए हमें पता है कि एक जो रिसेसिव अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 0.2%। तो अगर हमारे पास कंडीशन ये है तो इसका मतलब है कि एक अलील के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी है, 0.2%। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय दूसरे अलील की फ्रीक्वेंसी 0.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04%, ठीक है जी। तो ये हमने देखा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के लिए, लाइक जैसा कि उसने नीचे भी शो किया, इन आवर मॉडल वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन दीज फ्रिक्वेंसीज आर होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए 0.64 यानी 64%, और जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है उसके लिए 0.32,
और जो रिसेसिव है उसके लिए 0.04। क्लियर। तो अब हमें ये पता चल गया। अब हम इसकी मेन इक्वेशन पे आ जाते हैं। वो मेन इक्वेशन क्या है इसकी, पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो है वो किस चीज़ को जो है वो डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं। कि अब हमने ये देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया कि उसने ये P का लेटर शो किया अलील 1 के लिए और दूसरे Q का लेटर उसने शो किया दूसरे अलील के लिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2 अलील नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास हेट्रोजाइगस की कंडीशन है, तो एक अलील आपके पास डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो डोमिनेंट अलील के लिए वो शो करेगा P वाला साइन और रिसेसिव के लिए वो शो करेगा Q का साइन। क्लियर। तो अब हम इसी इक्वेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब अपनी इक्वेशन में उसने क्या किया कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि P वाला जो लेटर है उसने शो किया है कैपिटल A के लिए, यानी कि डोमिनेंट अलील के लिए, ठीक है। और Q का लेटर उसने शो किया है रिसेसिव अलील के लिए, ठीक है, यानी रिसेसिव अलील स्मॉल a, ठीक है। अब उसने ये कहा कि जब आप P को Q में ऐड करें तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आप करके भी देख लें कि हमारे पास जो ये वाला अलील था A अलील, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही थी, 0.8%, ठीक है। जबकि जो रिसेसिव अलील था इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही थी 0.2%, ठीक है। तो जब आप 0.8 को प्लस करेंगे 0.2 में तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। क्लियर। तो इस चीज़ को उसने जो है वो स्टडी किया। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उसको आप देखें। वो ये कहना चाह रहा है, नॉट दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1, द combined frequencies of all possible alleles must account for 100% of the genes for that locus in the population। तो उसने फिर नीचे उसने ये कहा है कि अगर आपके पास एक अलील की फ्रिक्वेंसी मौजूद है तो आप दूसरे अलील की फ्रिक्वेंसी जो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तो आपके पास P प्लस Q इज़ इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि जब आप 1 माइनस Q करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी P की, जब आप 1 माइनस P करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, Q की, ठीक है जी। तो इसमें जो P है वो डोमिनेंट अलील के लिए, Q जो है वो रिसेसिव अलील के लिए। क्लियर। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। अब उसने ये कहा है कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, गमीट्स जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, व्हेन गमीट्स कंबाइन देयर अलील्स टू फॉर्म ज़ाइगोट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एन AA जीनोटाइप इज़ P स्क्वेयर। अब ये P स्क्वेयर क्या है, ठीक है जी। अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं। याद रखें कि ये जो P स्क्वेयर है इसका मतलब है होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर। ये 2PQ का मतलब क्या है, 2P जो है रिप्रेजेंट करता है कैपिटल A को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल A। Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, स्मॉल a को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल a। प्लस Q स्क्वेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल a को, तो मतलब है ऊपर स्क्वेयर है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी, और इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये हमारे पास वैल्यूज इसकी आ गई, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि जो P स्क्वेयर है वो हमारे पास आ गया होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स, P2PQ में हमारे पास आ गए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील्स, और Q में हमारे पास क्या आ गए, ये रिसेसिव होमोजाइगस, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हमने फर्दर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसको, उन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि अलील A के लिए हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी है, 0.8%। ये है फॉर डोमिनेंट अलील और ये है फॉर रिसेसिव अलील, ठीक है। क्योंकि इसकी परसेंटेज कितनी थी, 80%, ठीक है, और इसकी परसेंटेज कितनी थी, 20%, ठीक है। यानी ये 80% जो है, इसका मतलब है कि 800 जीन्स, और इसका मतलब है
200 जीन्स, यानी कि 1000 में से 800 जीन्स जो थे वो डोमिनेंट अलील ए के थे और 200 जीन्स जो थे वो रिसेसिव अलील ए के लिए थे। तो हमने इसको कह दिया कि ये 20% है और ये 80% है, और हमने इसकी परसेंटेज निकाली थी 0.8% इसकी फ्रिक्वेंसी, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी 0.2%। तो फॉर एग्जांपल अब हम ये देखें, हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये है कि इस ए के लिए हमारे पास कितनी आ रही फ्रिक्वेंसी 0.8%। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.8% और फिर एक कैपिटल ए है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर की। तो जब हम 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.64, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी प्लस। अब दूसरा क्या है 2 एज इट इज़ ऐसे ही, यहाँ पर है हमारे पास डोमिनेंट एलील ए, तो इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.8%। इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय रिसेसिव एलील की परसेंटेज हमारे पास कितनी है 0.2, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.2, ठीक है। जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से और फिर उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.32, यानी 0.32% जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी किसकी, इसकी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोनों रिसेसिव अलील्स हैं, लाइक 0.2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है किसकी, रिसेसिव अलील ए के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है लाइक क्यू स्क्वायर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 0.04, ठीक है। तो जब 0.64 प्लस 0.32 प्लस 0.04 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है क्या, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, क्लियर, जिसे आप डिस्कस करेंगे। इन फैक्ट द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन p प्लस q का होल स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारे पास जो था ये प्रूफ था किसका, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम का, क्लियर। तो ये आपने इसके ये पॉइंट्स को याद रखना है। इसके बाद हम फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे, लाइक जैसा कि हम देखें तो फैक्टर्स में बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि आल्टर करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को। जैसे सबसे पहले म्यूटेशन जो है ये कोई भी चेंज होता है जो जीन के स्ट्रक्चर में आ जाता है। लाइक अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं अगर इनकी सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए तो उससे पूरा जीन का जो स्ट्रक्चर है वो आल्टर हो जाता है, ठीक है। The ultimate source of all changes, individuals' mutations occur too rarely that mutation alone does not change allele frequency much. Migration, a very potent agent of change. Migration locally acts to prevent evolutionary changes by preventing populations that exchange members from diverging from one another. Immigration of members of a पॉपुलेशन कॉज डिस्टर्बेंस इन द जीन पूल। तो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप स्टडी कर लीजिएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज़ अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट अ लोकस, कि ये लोकस के ऊपर जो अलील की फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आता है। डेट अकर्स बाय चांस, जो चांस के तौर पर होता है। इन स्मॉल पॉपुलेशंस सच फ्लक्चुएशंस में लीड टू द लॉस ऑफ पर्टिकुलर अलील्स, तो बहुत पर्टिकुलर अलील्स जो हैं उनका लॉस हो जाता है। जिसमें अकर इन अ स्मॉल पॉपुलेशन व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स फेल टू रिप्रोड्यूस एंड देन जीन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अलावा और अगर आप देखें तो वो है नॉन रैंडम मेटिंग। इनब्रीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट डज़ नॉट अल्टर अलील फ्रीक्वेंसी, ये अलील फ्रीक्वेंसी को अल्टर चेंज नहीं करता, बट लेसन्स द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स, बट इससे जो है वो हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स हैं उनकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। इंडिविजुअल्स विद सर्टेन जीनोटाइप्स समटाइम्स मेट विद वन अनदर मोर कॉमनली देन वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस, दिस इज कॉल्ड नॉन रैंडम मेटिंग, कॉजिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप्स टू डिफर ग्रेटली फ्रॉम दोज प्रेडिक्टेड बाय द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, क्लियर। इसके बाद है सिलेक्शन, तो सम इंडिविजुअल्स लीव बिहाइंड मोर प्रोजेनी दैन अदर्स, कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोजेनी जो है वो उसको छोड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। प्रोजेनी जो है ये आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट्स से, एंड द रेट एट विच दे डू सो इज़ अफेक्टेड बाय देयर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन कैन बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन।
इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ब्रीडर्स सेलेक्ट फॉर द डिज़ायर्ड करेक्टर, ब्रीडर्स हैं वो खुद सेलेक्ट करते हैं डिज़ायर्ड करेक्टर को। इन नेचुरल सिलेक्शन द इन्वायरमेंटल प्लेस दिस रोल दस अफेक्टिंग द प्रोपोर्शंस ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास जो था इसके कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आप स्टडी कर लीजिएगा। और मेन आपका काम जो है वो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है जिसको हमने डिस्कस किया। सारी इसके जो फ्रीक्वेंसीज़ निकाली कि किस तरह से जो फ्रीक्वेंसीज़ निकलती हैं हमारे पास एलील्स की, और डिप्लॉयड में जो है वो हमारे पास जीन्स कितने होते हैं। ठीक है, ये सारा हमने जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो है वो एग्जांपल्स के तौर पर जो इसको स्टडी कर लिया। तो ये मेन पॉइंट्स इसको आपने याद रखना है एमडीकैट के तौर पर। ओके, थैंक्स।